वाईफाई स्टडी 2.0 पर मैं हूं अंकित अवस्थी। आज सुबह सुबह एक बहुत अच्छी खबर आप लोगों तक साझा कर रहा हूं। खबर यह है कि इस मंथ के एंड तक, यानी कि यदि सब कुछ ऐसे ही चलता रहा जैसा अभी चल रहा है, तो संभव है कि इस महीने के अंत तक, यानी दिसंबर 1 के दिन आप ये खबर सुन रहे हैं, संभव है कि न्यू ईयर पर आपको तोहफा पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होने का मिल जाए। ये जानकारी क्यों कही जा रही है, कारण जो है ना इसके पीछे के, वो बड़ी चिंता के हैं। मतलब ये सोच करके खुश नहीं होना है कि सरकार प्रसन्न हो गई है हमसे तो हमको जो है ना वो रेट घटा करके देने वाली है, ऐसा नहीं है। असल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की दामों में कमी आई है। अब ये कमी क्यों आई है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और विशेष रूप से ऐसे समय पर बड़ा सवाल है जहां पूरी और अमेरिका त्रस्त था इस बात से कि यार मैं कैसे पेट्रोल डीजल के दाम कम लेकर आऊं। एक समय था जब क्रूड ऑयल का जो दाम है वो $150 प्रति बैरल क्रॉस कर गया था। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये ऐसा 4 महीने का समय था जिसमें पेट्रोल डीजल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे क्योंकि क्रूड ऑयल लगातार बढ़ रहा था। अब अचानक ऐसा क्या हो रहा है भाई? या तो रूस ने बहुत खुले गेट खोल दिए हैं क्या, जाओ भाई तेल ले लो, या ओपेक ने यह कह दिया है कि मैं 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से तेल की कटौती नहीं करूंगा, या वेनेजुएला में कोई खान निकल कर आ गई है। चल क्या रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में डिमांड कम हुई है, और ये मानकर चलिए, मार्केट में डिमांड कम होना किसी भी देश के लिए अच्छी न्यूज नहीं होती है। मार्केट में डिमांड कम हो गई, क्या किसी ने अल्टरनेटिव बना लिया क्या मतलब टेक्नोलॉजी के अंदर सोलर बहुत तेजी से ऊपर आ गया क्या, या फिर किसी प्रकार से कुछ और तेजी से काम हो रहा है क्या? नहीं साहब, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो फिर क्या हो रहा है भाई? अल्टीमेटली ऐसा क्या हो रहा है जिसके चलते पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आने की बात हो रही है? आज के सेशन में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके ऊपर केवल इतनी सी जानकारी पर्याप्त होगी कि वर्तमान में जितने भी कारक जिम्मेदार रहे हैं उससे हमें तो फायदा होता दिख रहा है, लेकिन यह फायदा कितने दिन तक का फायदा है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट का बढ़ना बहुत जरूरी है। वो सारी बातें आज के सेशन में चर्चा करेंगे। शुरुआती रूप से पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे। संभावित है कि 1 दिसंबर तक आप लोगों को प्रभावी रूप से अपने दामों में कटौती दिख जाए, प्रोवाइडेड जैसा अब चल रहा है। अब से मतलब जो ब्रेंट क्रूड के दाम है जो $80 प्रति बैरल से नीचे आ गए हैं, उससे नीचे रहे तो $112 प्रति बैरल से $80 तक का जो सफर है, इसको यूं समझिए कि जब भी क्रूड के दामों में $1 की कमी आती है, $1 प्रति बैरल की कमी आती है, तो सीधा सीधा भारत के अंदर प्राइसेस में 45 पैसे तक की गिरावट आ सकती है। यूं इस तरह से कैलकुलेट करके चलिए। अगर मान लीजिए 112 से आप 80 पर आए हैं तो लगभग आया $32 प्रति बैरल की कमी। यह लगभग बैठती है 32 का मतलब 45 पैसे के हिसाब से आप लगा लीजिए ₹14 के लमसम बैठता है। इसलिए हमने ये आपको जानकारी दी है। एमएसपी करके एक कंपनी है, उसकी रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में क्रूड दाम कम होने का फर्क कितने रुपए पर आता है, तो यहां पर जो, क्योंकि देखिए हमारे पेट्रोल डीजल के दाम निर्धारण होने में क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है तो ऐसी स्थिति में वहां पर दाम घटेंगे तो हमारे यहां पर भी घटकर आएंगे। तो जो घटकर आने की प्रक्रिया है वो महीने भर में दिखने लगती है। अब वो हमें सरकार देखने दे या नहीं देखने दे। अब आप सवाल पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सरकार ऑलरेडी बजट में अनाउंस की थी कि हम एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएंगे। किसके ऊपर? पेट्रोल और डीजल के ऊपर, ₹2 लीटर तक। अब अगर ऐसा होता है तो हमें शुरुआत में तो हो सकता है पता भी ना चले। सरकार जो है $4 प्रति बैरल की कमी का तो अपने पास ही पचा जाए कि छोड़ो, इनको तो देना ही नहीं है मुनाफा। अब ये सब आपके ऊपर है। अवेयरनेस के लिए ये सेशन जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि दुनिया में चल क्या रहा है। इसलिए संभावित होने का निशान लगाया है हमने कि हो सकता है पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएं। कंडीशन अप्लाइड मैंने आपको बता दी है। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने यहां पर कुछ प्रमुख अखबारों की मैंने कटिंग लगाई है, आप एक बार के लिए उन्हें देख लें। जैसे फ्यूल प्राइस कट होप्स राइज एज क्रूड ऑयल प्राइस ड्रॉप टू लोएस्ट सिंस जनवरी से अपने निम्नतम स्तर पर क्रूड ऑयल आ गया है। ऑयल प्राइसेस स्लाइड ऑन कंसर्न ओवर चाइनाज डिमांड एमिड कोविड कर्व। देखिए, हम लोगों के लिए एक बार के लिए चाइना मजाक बनता है। हमने भी सेशन किए हैं, कई बार ऐसा होता है कि मैं सेशन करता भी हूं कि भाई देखिए चाइना के अंदर शी जिनपिंग बंद हो नारे लग रहे हैं, शी जिनपिंग पद से हटाओ, ये हो रहा है। फिर चाइना के अंदर इतना % लॉकडाउन हो गया। चाइना बेवकूफ कंट्री थोड़ी है, दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वो कोई भी डिसीजन अगर लेगी तो वो बहुत कुछ सोच के लेगी। समटाइम्स आपको लग सकता है सर कि आप चाइना समर्थक हो क्या, उनकी चीजों को सही ठहराने क्यों लग जाते हो? वो स्पेस में कुछ अच्छा करते हैं तो आप कहते हो देखो कुछ सीखो इनसे। कई बार ऐसा होता है कि अब वो लॉकडाउन कर रहे हैं, आप अब उसका समर्थन करने वाले हो क्या? यार इतिहास बताता है कि वो जो करते हैं उसके परिणाम हम तक आते आते 3-4 महीने लग जाते हैं, लेकिन परिणाम आते जरूर हैं।
आपको जानकारी हो, उनके यहां पर 20% मार्केट इस समय लॉकडाउन की गिरफ्त में है। 20% जीडीपी जहां से गवर्न हो सकती है वो लॉकडाउन की गिरफ्त में है। अब आप पूछेंगे ऐसा हो क्यों रहा है? कोरोना। अब आप पूछेंगे कोरोना तो सर हमारे लिए निकाल दिया 2 बार। आजकल तो हम अपना सर्टिफिकेट ही ऐसे बांटते हैं, मैंने 2 बार सर झेल लिया, मैंने 3 बार झेल लिया। भाई आपने 2 बार झेल लिया, किसी ने 3 बार झेल लिया, और वो देश जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हर मायने में हमसे बेहतर ही कर रहा है। फिर चाहे वो इकोनॉमी के आधार पर हो, मार्केट के आधार पर हो, मेडिसिन के आधार पर हो, जहां भी हो, क्योंकि उसके अगर फिगर उठा करके आप देखोगे, जहां हमारे यहां ऑनलाइन फिगर 10 लाख से ऊपर मौतों का है, उसके 5000 मौतों का है। अगर वो कुछ कर रहा है, उसके परिणाम दूर तक आते हैं। अगर आप उसको देखें चीन को, तो उसने जब पहले कोरोना पहली बार आया था, जब लॉकडाउन लगाया था, हमने और आपने बहुत वीडियो बनाए थे, आपने भी बहुत जगह शेयर किए होंगे कि देखिए लोग कैसे कमरों में बैठकर चिल्ला रहे हैं, चाइना में कैसे तानाशाही आई। लेकिन तानाशाही का प्रभाव आपने दुनिया पर देखा, क्योंकि वो सब तक पहुंच गया था। अब अगर उनके यहां कुछ हो रहा है, उसका असर हम पर कैसे आने वाला है, ये तो आने वाला समय बताएगा। क्या ये बीमारी दोबारा आ रही है? मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते रहिएगा। दूसरा पॉइंट, यदि उसके यहां डिमांड कम हुई है, इससे अंदाजा लगा के देख लो चीन दुनिया का लार्जेस्ट इकोनॉमी होने की तरफ कैसे बढ़ रहा है। आप ऐसे सोचो, उनके यहां पर जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मार्केट के अंदर 20% तक की डिमांड डाउन हुई है। क्यों डाउन हुई है? क्योंकि कोरोना है। अब उनके यहां पर जो चीज डाउन हुई है ना, उसका इंपैक्ट आप देख लो कि मार्केट के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम नीचे जा रहे हैं, क्योंकि वो लॉकडाउन लगा के बैठ गया। आपको याद है पेट्रोल डीजल के भाव $0 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे। आप कहेंगे होश में तो हो, अरे जी हां, इवन कईयों ने तो मुफ्त में कहा था कि हमारे टैंकर खाली करके ले जाओ। आप पूछेंगे ये कब हुआ था? सुर्खियां उठा के देख लो साहब, मिल जाएंगी आपको कोरोना काल की। जिस समय कंपनियों ने कहा था कि हमारे पास पेट्रोल डीजल को इकट्ठा करके रखने में ज्यादा खर्चा हो रहा है, मेंटेन करने में, इसे जो देश चाहें ले जाएं, रेट इतने नीचे आ गए थे क्योंकि डिमांड पिट गई थी। अभी चाइना के अंदर जो हो रहा है ना, उसकी वजह से डिमांड पर कितना प्रभाव पड़ा वैश्विक रूप से आप उठाकर देख लो। मैं आपको जो आज टाइटल पढ़ा रहा हूं उनमें से एक बड़ा कारण चीन है। दूसरा बड़ा कारण जो बनने जा रहा है वो रूस का केस है, जो मैंने आपको बताया था। क्या केस है? दुनिया ने खूब प्रतिबंध वो आपके सामने खुली किताब की तरह से है, खूब प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन इंडिया और चाइना ने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया। ये एक ऐसा कारण है जो सप्लीमेंट्री है, यानी ये वो कारण है जिसने दुनिया में प्राइसेस बढ़ने नहीं दी। तीसरा कारण क्या हुआ है इन दिनों? भाई मांग पिटी, वो हमने आपको बता दी। तीसरा कारण क्या हुआ है? वेनेजुएला अमेरिका साथ में होने जा रहे हैं। यानी मैंने अभी कुछ दिन पहले भी अपने चैनल पे भी सेशन किए, मैंने बताया है कि वेनेजुएला के अंदर अमेरिकी कंपनी शेवरॉन जाकर के तेल उत्पादन शुरू करेगी। इतना जल्दी निकल के नहीं आ जाएगा कि कल नल खोल दिया और तेल बाहर आ गया। मार्केट में माहौल यह बन रहा है कि अब तेल को इकट्ठा करके रखने की जरूरत नहीं है। मतलब आप ऐसे समझो, जैसे आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अभी दिमाग में ये कैलकुलेशन लगाएंगे, यार 8 महीने में तेल का भाव नीचे आ रहा है, एक समय ऐसा हुआ था तेल का भाव बढ़कर इतना ऊपर चला गया था, क्यों ना ऐसा करें कि 1 साल के लिए 10-5 करोड़ रुपए का तेल खरीद के रख लो, बाद में जब भाव बढ़ेंगे तब रिलीज कर देंगे। कर मत लेना, अपने इंडिया में अलाउड नहीं है एसेंशियल गुड्स को स्टॉक करना, लेकिन दुनिया में तो लोग करते हैं ना ऐसा। जो क्रूड के अंदर मार्केट करते हैं, जो कंपनीज इस तरह का काम करती हैं, वो पूरी कैलकुलेशन लगाती हैं। मार्केट नीचे जा रहा है, अपना बढ़िया से स्टॉक बना लो, मार्केट बढ़ेगा स्टॉक खोल देंगे। अब तक हो क्या रहा था? अमेरिका सबसे कहता फिर रहा था, सऊदी से कहता फिर रहा था कि भाई यार हो सके तो तेल के दाम नीचे ले आ, सबको कहता हुआ फिर रहा था। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा था? सऊदी कह रहा था कि मैं 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से तेल की कटौती कर दूंगा, धमका रहा था अमेरिका को। अमेरिका को डरता हुआ देखकर दुनिया के देशों ने क्या समझदारी करी कि बेटा तेल के दाम तो नीचे जाएंगे ही नहीं। अच्छा, ऐसी स्थिति में उन लोगों ने कभी अपने आप को स्टॉक करके रखना शुरू कर लिया, दाम तो ऊपर बढ़ेंगे, अभी खरीद के रख लो, बाद में बेच देंगे। अचानक क्या हुआ? इधर से डिमांड घट गई, उधर की तरफ वेनेजुएला का नया ऑप्शन निकल गया, इधर रशिया से दुनिया के तेल मंगाते रहे, मार्केट भाव बढ़ा ही नहीं। अब जैसे ये सब चीजें हुई तो ये जितने भी लोग अपने पास स्टॉक करके रखे थे, अब ये अपना स्टॉक खाली कर रहे हैं कि यार अपन ने तो सस्ते महंगे दामों में भर लिया, इसको खाली करो पहले, और खाली करके और सस्ते दामों पर जो मार्केट जाके रुकेगा उस समय पर खरीदेंगे तो थोड़ा कुछ तो कमा लो। अब ये उस स्थिति में आ गए, तो स्टॉक करने वालों के साथ ये बड़ी दिक्कत होती है। यही ट्रेडिंग का हाल है, आप चाहे शेयर मार्केट उठा लें या जो भी उठाना है, ट्रेड में यही तो आदमी फंसता है। जो रेगुलर इंट्राडे ट्रेड करता है उसके साथ दिक्कत क्या होती है? यार मेरा शेयर का भाव नीचे चला गया, अब इसको बेच लेते हैं, या फिर मैंने अब उठा लिया, ये कर लेते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया में
वर्तमान में तेल सस्ता हो रहा है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये आप जो खबरें देख रहे हैं ना, क्रूड ऑयल प्राइस हेड फॉर थर्ड वीकली ड्रॉप, लगातार नीचे जा रही है, क्रूड ऑयल के दामों में कमी हो रही है। इसके पीछे का कारण मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। आप ऐसे समझ लीजिए, $81 प्रति बैरल पर आ गया है भाव। अमेरिकी क्रूड $74 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, यानी 8 महीने में 27% दाम कम हुए हैं। अब एक और कारण है जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है, वो कारण ये कि मार्केट में मंदी भी है। मंदी से मतलब है, जो व्यक्ति होता था कि 4 कार घर में रखेंगे उससे चलेंगे, लेकिन ये प्रभाव दिखने लगते हैं। जैसे ना इकोनॉमी को जज करने वाले लोग कैसे जज करते हैं, कुछ बड़े बड़े आइटम्स को फोकस करते हैं, जैसे कार की सेल कितनी हो रही है, मकान की सेल कितनी हो रही है, इनसे अंदाजा लगाते हैं उस देश का प्रगति कैसे चल रही है, यानी वो देश प्रोग्रेस कर रहा है या फिर दबा हुआ है। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, लोगों को लग ये रहा है कि यार कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए अधिकांश लोग जिनकी पेइंग कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है वो किसी बड़ी एमएनसी में भी काम कर रहे होते हैं, बड़ी कंपनी में काम कर रहे होते हैं। इंडिया जैसा देश जो कि एक तरह से यूं समझिए कि टर्शरी सेक्टर के अंदर है, इकोनॉमी के अंदर है ना, प्रत्यक्ष सेक्टर के अंदर हम तीसरे स्तर पर जा चुके हैं, जिसमें सर्विसेज हम ज्यादा देते हैं। सर्विसेज ज्यादा देते हैं से मतलब है कि हम लोग इंटरनेट के थ्रू लोगों को सेवा प्रदान करना, जैसे मैं अभी आपके साथ कर रहा हूं, कॉल सेंटर के थ्रू देना, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के थ्रू काम करना, टूरिज्म के थ्रू काम करना। और इन दिनों आप इनमें क्या सुन रहे हैं, लगातार ले ऑफ्स हो रहे हैं। ले ऑफ्स का मतलब लोग नौकरियों से निकल रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। निकाले क्यों जा रहे हैं, जैसे अमेजन सुन लिया, मेटा सुन लिया, है ना, ये बड़ी बड़ी कंपनी अपने यहां से नौकरियों को निकाल रही हैं, हटा रही हैं कंपनियों को। तो अब हो क्या रहा है, उसकी वजह से एक अंदर का भाव पैदा ये हो गया बहुत से लोगों के अंदर, क्या यार कि यार पता नहीं बाद में। अभी जैसे जेफ बेजोस का एक बयान था जिसको मैंने कवर किया था अपने चैनल पे, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि वो कह रहा है कि पैसे बचा के रखो क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी चीजें जब होती है ना, तो आदमी थोड़ा सा संकोची हो जाता है वो खर्च करने में, क्योंकि इनकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे, वो वाली बात हो जाती है। तो फिर जब ये लोग कुछ बात बोलते हैं कि लोग पैसे बचा के रखो, पैसे बचा के रखने के लिए हम तैयार हो गए, अचानक पता चल रहा है हमने अपनी खर्चे कम कर लिए। खर्चे कम कैसे कर लिए, जहां 4 गाड़ी से लोग जाते थे घर के, अब वो 2 गाड़ी से जा रहे हैं, 2 वाले 1 गाड़ी से जा रहे हैं, 1 गाड़ी वाला पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है, जिसका कहीं घूमने जाने का प्लान था लॉन्ग ट्रिप पे, वो 2 महीने पोस्टपोन कर दिया। इसका मतलब लोग कंजप्शन के अंदर जो है ना वो कटौती कर रहे हैं। तो ये सब मिले जुले प्रभाव है। और यदि मार्केट में लोग सेविंग की तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हैं, या ये समझिए कि खर्च करना कम कर देते हैं, इकोनॉमी उसका बुरा मानती है। इकोनॉमी कहती है मैं तो तभी आगे बढ़ूंगी जब तुम लोग खर्च करोगे। खर्च बढ़ाएं, यही इकोनॉमी की सबसे बड़ी मतलब पहचान है कि खर्च बढ़ना चाहिए कैसे भी हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इस बात को समझें। तो फिलहाल के लिए मार्केट के अंदर जो मार्च में $112.8 प्रति बैरल का भाव था, वो $31 तक नीचे आ गया। तो भाव नीचे गिरने चाहिए। एक समय था, जून की खबर है, $150 प्रति बैरल जब मार्केट खुल रहा था तो भाव बढ़ रहे थे, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया, SMC ग्लोबल के नाम से एक कंपनी है जिसका मानना है कि $1 अगर किसी क्रूड ऑयल के दाम में कमी होती है तो भारत पर आकर 45 पैसे की बचत होती है। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा लो, 112 से 80 पर आ रहे हैं, अपन $32 प्रति बैरल पर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दाम के अंदर कटौती, कमी आनी चाहिए, ठीक है। कारण क्या है वो मैंने आपको समझा दिए। क्रूड सस्ता होने की वजह क्या है, चाइना मैंने आपको बता दिया। दूसरा एक और कारण भी रहा है, और वो ये है 5 दिसंबर को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया। क्यों हाईलाइट किया गया, क्योंकि 5 दिसंबर मैंने भी एक सेशन किया हुआ है कि क्या 5 दिसंबर के बाद भारतीय कंपनियां रूस से तेल लेना बंद कर देंगी। एक सेशन है मेरा, आप चाहें तो गूगल कर लीजिएगा। कारण क्या है, यूरोपियन यूनियन ये प्लान कर रहा है कि मैं रूस के ऊपर कैसे सैंक्शन लगाऊं ताकि इंडिया जैसे देश तेल ना ले पाए। सैंक्शन का मतलब क्या है, उसके ऊपर प्राइस कैप लगा दें। प्राइस कैप का मतलब क्या है, उससे कह दें कि तू इससे सस्ता तेल नहीं बेचेगा, इतने में बेचेगा, या इससे महंगा तेल नहीं बेचेगा, इतने में ही बेचेगा। अब ये लोग खुद कंफ्यूज हो गए। क्यों कंफ्यूज हो गए, अब 25 नवंबर की खबर आप देख रहे हैं, ये कंफ्यूज ये हो रहे हैं कि यार तेल का दाम तो पहले ही नीचे गिर गया, तो हम उसके ऊपर प्राइस कैप लगाएं तो लगाएं कितना। ऐसे समझो, मान लो $100 प्रति बैरल का भाव चल रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं, तो एक काम करते हैं, रशिया से कहते हैं कि तू $80 पर ही बेचेगा, ताकि उसको थोड़ा पनिशमेंट दिया जाए। ऐसी स्थिति में पता चल रहा है भाव भी 80 पे आ गया, तो अब कितने पे जाएं। तो ये लोग बैठ करके चर्चा ही नहीं कर पा रहे कि रूस के ऊपर कैप डालें तो कितने का कैप डालें। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो कैप डालने को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है। अब वो जो कंफ्यूजन है ना, वो फायदा रशिया को दे रहा है। वो कह रहा है खूब तेल ले जाओ, अभी तक तो यही लोग मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं। तो EU फेल टू एग्री ऑन रशियन ऑयल प्राइस कैप, ऐसा डिप्लोमेट्स का कहना है। ये 2 दिन पुरानी खबर है, परसों की खबर है ना, 1 दिन ही पुरानी हुई, जिसमें यह कहा जा रहा है कि EU के डिप्लोमेट डिस्कस ही नहीं कर पा रहे कि कितना प्राइस कैप डालें। प्राइस कैप का अर्थ समझ में आ रहा है कि भाई इतने में बेचेगा, इससे ज्यादा में नहीं बेचेगा, ताकि इसको थोड़ा पनिशमेंट दिया जा सके। लेकिन पनिशमेंट क्या करें, मार्केट ही नीचे आ गया।
तो अब ये खुद से कंफ्यूज हो गए कि यार क्या करें इसका, है ना, ये स्थितियां बन रही हैं। उधर ओपेक प्लस स्विच टू वर्चुअल मीटिंग सिग्नल्स। अब ये क्या हो रहा है ना, कल की घटनाक्रम ये है कि ये जितनी भी स्थितियां हो रही हैं इस पे ओपेक प्लस कंट्रीज चर्चा करने लग रही हैं कि यार अगर रशिया के ऊपर इन्होंने कुछ करा, क्योंकि ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो रशिया के साथ मिलकर निर्णय लेती हैं कि यार अगर इस पर प्राइस कैप डाल दिया तो कल को ये मतलब यूरोपियन यूनियन या G7 जैसे देश हम पर भी प्राइस कैप डाल सकते हैं। भाई एक बात के लिए होता ही है ना कि टीचर क्लास में एक बच्चे को तेज डांटता है ताकि पूरी क्लास शांत हो जाए। अगर ऐसी स्थिति में, और वो बच्चा निश्चित ही शैतानी कर रहा होता है, शैतान को डांटने के बाद भी साहूकार चुप होकर बैठ जाता है, उसको लगता है कि यार मैं अब बोलूंगा तो टीचर डांट देगा। यही होता है ना, आपने अपने क्लास को याद करिए, जब भी कभी आपको किसी को डांटते हुए देखा होगा, वो जरूर शैतानी कर रहा था, उसको डांट पड़ी, लेकिन और चुप क्यों हुए, यार कोई वही डांट मेरे ऊपर ना निकल जाए। एग्जैक्टली ओपेक प्लस डरा हुआ है। रशिया मान लीजिए यूरोपियन यूनियन और G7 की नजर में शैतानी कर रहा है, उसको डांट पड़ रही है सैंक्शन लग के, प्राइस कैप लग के। अब अगर वैसा प्रयोग सफल रहा और सऊदी कहने लगा मैं भी ऐसे करूंगा, तो बोले ले तेरे ऊपर भी प्राइस कैप डाल रहे हैं। तो ये प्रयोग अगर सफल हो गया तो फिर बोले यार देश हमारा है, निर्णय कोई और ले रहा है, तो बोले ऐसा ना हो इसलिए हम सब एक हो जाएं। ऐसा भी होता है, कई बार क्लास बगावती हो जाती है, किसी को डांट पड़ते ही बच्चे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, सर उसकी गलती नहीं थी, सर आपने गजब डांट दिया, सर उसको यूं कर दिया। वो वाली जो चीज है ना, वो यहां पर संभव है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बताया अभी यूरोप मतलब यूएस ने अभी शेवरॉन को कहा था कि तुम आराम से वेनेजुएला से तेल ले सकते हो। तो ऐसी स्थिति में सबका प्रभाव क्या पड़ रहा है कि ऑयल प्राइस जो है ना वो स्लाइड होकर के नीचे आना शुरू कर दी हैं। और यह आपको याद होना चाहिए क्योंकि चीन जो है उसकी स्थितियां सामान्य नहीं है। आप चाहे किसी भी देश को कितनी वैल्यू दें या ना दें, चीन को अंडर एस्टिमेट ना करें, विशेष रूप से तब माना कि हमारा दुश्मन है। हमको दुश्मन से कंपैरिजन करने के लिए अपने आप उसको नुकसान के बारे में नहीं, खुद को अपलिफ्ट करने के बारे में विचार करना है। वहां का हर व्यक्ति बिजनेसमैन कैसे बना, वहां का हर व्यक्ति एंटरप्रेन्योर कैसे बना, हर व्यक्ति ने खुद को किस प्रकार से आगे बढ़ाया, इस पर हमें भी फोकस करना चाहिए। अब जो चीन में हो रहा है ना वो ये है, शी जिनपिंग से पद से हट जाओ, ऐसा डिमांड चल रही है। हालांकि अपडेट इसमें भी आ चुका है, अभी हमने 3 दिन पहले किया था ये खबर, अभी इसमें भी अपडेट ये आ चुका है कि वहां के भी जो हंगामे थे वो पुलिस ने धमका करके शांत कर दिए हैं। क्योंकि चीन के अंदर लोकतंत्र नहीं है कि वहां पर जनता का पूरा अधिकार चल रहा है, ऐसा नहीं है। वहां धमका धमकों के शांत कर दिया गया। हालांकि फैक्ट्री की जो एक्टिविटीज हैं वो अब कॉन्ट्रैक्ट कर गई हैं, कम हो गई हैं। जो काम है कॉन्ट्रैक्शन का वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में तेल के दामों में अंतर आना स्वाभाविक है। और अगर ऐसा होता है तो हमें केवल ये चीज और ध्यान रखनी है कि भारत सरकार का जो इंडिकेशन था, ये किस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम निर्धारित होते हैं, ये कई बार बता चुका, आपको पता होना चाहिए। कच्चे तेल की कीमत, रुपए के मुकाबले डॉलर की स्थिति, है ना, और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वसूले जाने वाले टैक्स और देश में फ्यूल की मांग, इनसे ही निर्धारित होती है अल्टीमेटली प्राइस की कीमतें। और क्रूड ऑयल की कीमतों में जैसे ही फर्क पड़ेगा बाकी सारे फैक्टर्स ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही है, बाकी तो जानकारी आपके सामने है। अच्छा, एक थोड़ी देर में मैं एक सेशन करने वाला हूं, अगर समय मिले तो इसी चैनल पे आने वाला है, जिसमें जो साथी हमारे बैंकिंग के अंदर अपर लेवल के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक चैनल लॉन्च मतलब एक बैच है उसकी घोषणा करने वाला हूं। आप थोड़ी देर में फिर से लाइव हो जाएं, 15-20 मिनट में मैं सेशन करूंगा, जिसमें मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे एडुकेटर्स को लेकर आ रहा हूं। वो आपके लिए एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, बैंकिंग में जो लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं उनके लिए भी और बैंकिंग के भी जो लोग हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल के लिए मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आज से 1 दिसंबर से एक नया बैच शुरू होने जा रहा है। यदि आपने अपने आप को एनरोल नहीं किया है, यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, तो बेस्ट एडुकेटर्स का एक बैच है रफ्तार के नाम से, प्रीलिम्स के 6 महीने के हिसाब से मात्र 25,000 रुपए में है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक्सेलरेट नाम से बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप इस कोर्स को लेते हैं तो ये 25,000 में, और अगर विद मेंटर लेते हैं तो 30,000 में आपको आइकॉनिक के रूप में मिलता है। यूज माय रेफरल कोड अंकित 10। सिमिलरली यदि आप चाहते हैं यूपीएससी के अंदर, तो आप अपना मंथली सब्सक्रिप्शन 4,364 रुपए के अंदर भी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।